प्रेसिडेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। लेजिस्लेचर में 3 चीज़ें होती हैं, एक प्रेसिडेंट, एक अपर हाउस जिसको राज्यसभा भी कहते हैं और एक लोअर हाउस जिसको लोकसभा भी कहते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट आता है और उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं जिनका हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आप प्राइम मिनिस्टर को ऊपर लिख सकते हो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नीचे लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, उसके बाद स्टेट्स के हाई कोर्ट्स आते हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के जो लोअर कोर्ट्स हैं बाकी सारे वो आते हैं। तो ये टोटल हमारी गवर्नमेंट होती है। लेजिस्लेचर एक लॉ को फॉर्म करता है, जो एग्जीक्यूटिव है उस लॉ को एग्जीक्यूट करता है और अगर कोई लॉ को तोड़ता है, लॉ ब्रेकर होता है, तो उसको पनिशमेंट देने का काम जुडिशरी करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं और मैनेजमेंट है, वो दोनों मिलके एक लॉ को फॉर्म करते हैं कि अब से जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनमें पार्ट लेना कंपलसरी हो गया है। तो ये जो लॉ है वो फॉर्म हो गया, अब इसको एग्जीक्यूट करवाना है और एग्जीक्यूट करवाने के लिए प्रिंसिपल ऑर्डर देंगे और जो टीचर्स हैं और हेड बॉय है, हेड गर्ल है, वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे और उनको रूल समझाएंगे कि अब आपको पार्ट लेना ही पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन का काम टीचर्स के हाथ में होता है। अगर कोई स्टूडेंट है वो डिसिप्लिन नहीं बनाता है या रूल्स को तोड़ता है तो उसको पनिश करने का काम कौन करते हैं? स्ट्रिक्ट टीचर्स करते हैं मेनली, जैसे पीटी टीचर हो गए, तो वो जुडिशरी जैसा काम हो जाता है वहाँ पे। तो इसका मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम जुडिशरी का है, लॉ बनाने का यानी कि फॉर्म करने का काम लेजिस्लेचर का है और उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का है। और इसी एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 25 पार्ट्स हैं, आप इनको चैप्टर भी कह सकते हो। हर एक पार्ट में अलग अलग टॉपिक के ऊपर आर्टिकल दिए हुए हैं। तो इसके अंदर जो 5th चैप्टर है यानी कि 5th पार्ट है, उसमें इस पूरी एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट के भी हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी हैं और साथ ही अटॉर्नी जनरल के भी हैं। तो हमारा जो प्रेसिडेंट का टॉपिक है इसके आर्टिकल शुरू होते हैं आर्टिकल 52 से और एंड होते हैं 62 पर। अब हम इन आर्टिकल्स की मदद से ही प्रेसिडेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको नोट्स भी ऐसे ही बनाने हैं जिससे आपको एक एक करके सारी चीज़ें याद हो जाएं और कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 52 के साथ। आर्टिकल 52 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारी कंट्री के हेड होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है कि हमारी कंट्री का जो मेन फेस होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है। और यही कारण है कि हम इनको फर्स्ट मैन या फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जैसे अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इसका मतलब वो जो हैं फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया कहलाएंगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो इलेक्टेड होते हैं। अब देखिए, चूंकि हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं खुद को, तो रिपब्लिक होने का मतलब ही यही है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा वो भी चुना जाएगा। हमारा जो प्रेसिडेंट होगा वो जेनेटिक नहीं होगा। जैसे कि इंग्लैंड में क्या होता है कि वहाँ पे एक फैमिली है जिसको राज परिवार कहते हैं, तो पता होता है कि जो क्राउन कौन पहनेगा, पहले क्वीन पहनेगी, फिर उनके जाने के बाद कोई और पहनेगा। तो वहाँ का जो हेड होता है वो जेनेटिक होता है और यहाँ का जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है। इसके बाद आता है आर्टिकल 53 जिसके अंदर आपको प्रेसिडेंट की सारी पावर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि मिलिट्री पावर हो गई, फाइनेंस पावर हो गई और भी कई तरीके की पावर्स होती हैं। लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि ये जो पावर्स है वो एक साथ याद करवाना ही ठीक रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 54 के बारे में। आर्टिकल 54 हमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, तो इसका इलेक्शन होगा कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली होता है। देखो समझो, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन। उसमें क्या होता है कि जो आम पब्लिक है, हम लोग हैं, हम लोग वोट करने के लिए जाते हैं। हम वोट किसे देते हैं? हमारे एरिया के एमपी को देते हैं या फिर एमएलए को देते हैं। क्योंकि अगर चुनाव जो है वो लोकसभा का हो रहा है, लोअर हाउस का हो रहा है, तो हम एमपी चुनते हैं। और चुनाव अगर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का हो रहा है तो हम एमएलए चुनते हैं। या फिर इसके अलावा हम वार्ड मेंबर भी चुनते हैं या फिर सरपंच भी चुनते हैं अगर आप गांव में रहते हो तो जहां पे पब्लिक डायरेक्टली जाके वोट करती है और अपने लीडर को चुनती है तो उसको आप डायरेक्ट इलेक्शन कहते हो। और इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जहां पे इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? तो देखो, राज्यसभा में जितने भी एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं,
लोकसभा में जितने भी एमपीज बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जितने भी एमएलए बैठते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी लेजिस्लेटिव बॉडीज के अंदर जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं, वो सभी आकर के इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और यही सब वोट करके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। देखो और भी इजी कर देता हूँ कि राज्यसभा में सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एमपी, लोकसभा में एमपी होते हैं, ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं स्टेट की, यहाँ पर एमएलए होते हैं, और बाकी ये जो दिल्ली और पुदुचेरी का मैंने नाम लिया है, ये दोनों जगह जो है यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, आपको पता है। बाकी यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट का डायरेक्ट रूल चलता है, लेकिन चूंकि आपको पता है कि दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो यहाँ पे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई है, यहाँ पे चुनाव भी होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बैठता है, और साथ ही प्रेसिडेंट का चुना हुआ भी बैठता है, जिसको आप एलजी कहते हो। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में आपस में तनाव बना ही रहता है, टेंशन बनी ही रहती है, ये बात आप सुनते रहते होंगे। तो चीफ मिनिस्टर होने की वजह से, लेजिस्लेटिव असेंबली होने की वजह से, यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट को जाके चुनते हैं, ठीक है। यही चीज़ पुदुचेरी के साथ भी है। तो ये सारे मिलके इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और ये सारे वोट करते हैं, तब जाके प्रेसिडेंट चुना जाता है। अब ये तो आर्टिकल 54 हो जाता है। आर्टिकल 55 आपको वो ट्रिक बताता है या फिर वो टेक्निक बताता है जिसकी मदद से प्रेसिडेंट को चुना जाता है। अब ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। देखो, वोट करने के लिए एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो एमएलए होते हैं, जो एमपीज होते हैं, उनके लिए मेथड यूज़ किया जाता है कि एक सिंगल आदमी अपने पूरे एरिया का रिप्रेजेंटेशन करता है, अपने एरिया की जो पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। अब आप कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो देखो, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो अराउंड 788 के आसपास होते हैं, लेकिन जितने भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उन सब के मेंबर्स को आप मिला दोगे, एमएलएस को मिला दोगे, तो उनका नंबर 4000 से भी ज़्यादा हो जाता है, 4000 प्लस हो जाता है। तो ऐसे में ये जो एमपीज हैं इनकी वोट वैल्यू कम हो जाएगी, तो इन सब की वोट वैल्यूज़ को बराबर करने के लिए टेक्निक अपनाई जाती है। इसके अंदर मेनली दो फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे कि अगर आपको एक एमएलए की वोट वैल्यू पता लगानी है, तो आपको उस जगह का, मतलब जिस जगह पे ये एमएलए है, जिस स्टेट के अंदर, उसकी टोटल पॉपुलेशन लेनी है और नीचे टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखना है, उसको डिवाइड कर देना है और साथ में 1/1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाती है एक एमएलए के लिए, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके बाद एक एमपी की बारी आती है, तो एमपी के लिए फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे टोटल वैल्यू लिखी जाती है एमएलएस के वोट्स की, मतलब जितने भी एमएलएस हैं देश के अंदर उन सब के वोट्स की टोटल वैल्यू लिखी जाएगी और उनको डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीस, और इस तरीके से एक एमपी की वोट वैल्यू निकल के आएगी और इस मेथड से इन दोनों की वोट वैल्यू बराबर हो जाएगी। देखिए, वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछने वाला नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक मेथड है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और ट्रिक क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हो जाता है आपका आर्टिकल 55, जिसके अंदर आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है और इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में जो मैंने आपको पहले नहीं बताई, लेकिन आपको लिखना है ऐसे भी नोट्स में, कि इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर क्या होता है कि राज्यसभा के एमपीज़ होते हैं, लोकसभा के एमपीज़ होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उसके एमएलए होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके मेंबर्स होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे मेंबर इलेक्टेड मेंबर होते हैं। याद रखिए, दो तरीके के मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक आपके इलेक्टेड होते हैं और एक नॉमिनेटेड होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करता है। आपने सुना होगा कि 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है, इसको भी आप शामिल कर लीजिए। इसके बाद आता है आर्टिकल 56 और उसका स्पेशली पहला क्लॉज, वो बताता है आपको टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि जो टाइम पीरियड है जहाँ तब तक वो काम करेंगे वो कितना होता है। तो आपको लिखना है 5 साल। 5 ईयर्स का एक मैक्सिमम टेन्योर होता है एक प्रेसिडेंट का। और इसके बाद आर्टिकल 57 भी इससे जुड़ा हुआ है। वो ये कहता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के एरिया में रह के काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहा है और उसने अपना प्रेसिडेंटशिप का एक टेन्योर पूरा कर लिया है, तो वो एलिजिबल होता है दूसरी बार इलेक्शन लड़ने के लिए, मतलब वो एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है। तो 56 और 57 को याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। 56 ये कहता है
कि उसका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, और 57 ये कहता है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला है तो वो फिर से एलिजिबल है प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब देखो, मैंने आपको सारी बातें बता दी कि इलेक्शन कैसे होगा, टेन्योर कितना है, री एलिजिबल है कि नहीं है। तो अब क्वालिफिकेशन की भी तो बात होगी ना, क्योंकि आप किसी को ऐसे ही प्रेसिडेंट नहीं बना सकते इंडिया का, उसके पास कुछ एक क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 58 इसी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। पहली क्वालिफिकेशन तो ये है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया ही एक प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया का। इसके बाद उसको कम से कम 35 ईयर्स की एज पूरी कर लेनी चाहिए। अगर वो एक दिन भी छोटा है 35 ईयर्स की एज से, यानी कि तकरीबन 34 साल 364 दिन, तब भी वो इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता है। उसको कम से कम 35 ईयर्स को पूरा करना ही होगा। तीसरा ये है कि वो इतना क्वालिफाइड हो कि वो लोकसभा से इलेक्शन लड़ सके। अब ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोकसभा से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है अगर वो 25 ईयर्स की एज पूरी कर लेता है तो। लेकिन यहाँ पे एज 35 से ऊपर होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। और आर्टिकल 59 ये है कि वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी भी काम में वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई जॉब कर रहा है और सैलरी भी ले रहा है और एक तरफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, ऐसा नहीं है। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेगा एक टाइम पर। अब देखो, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इस तरीके से तो मैं भी प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल हूँ। बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाती है। वो ये है कि अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था, सारे के सारे लोग आते हैं लोकसभा राज्यसभा से, उसमें कम से कम 50 ऐसे लोग होने चाहिए, 50 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो आपको प्रेसिडेंट बनाने के लिए प्रपोजल रख सकें हाउसेस के अंदर। मतलब आपके पास प्रपोजल रखने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज से 50 लोग चाहिए होते हैं, और 50 लोग यानी कि 50 पीपल और चाहिए होते हैं जो आपको सपोर्ट कर सके इलेक्टोरल कॉलेज से ही। तो आप ये कह सकते हो कि कम से कम 100 सपोर्टर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। तो 100 पीपल लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आप और मैं, कई सारे लोग यूं ही आउट हो जाते हैं इस रेस से। यहाँ 58 और 59 आर्टिकल को आप इजीली याद कर सकते हो। एक आपको क्वालिफिकेशन बता रहा है और एक स्पेशल कंडीशन बता रहा है कि प्रेसिडेंट एक टाइम पे सिर्फ प्रेसिडेंट ही रह सकते हैं, दूसरी कोई जॉब नहीं कर सकते सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 60। वो आपको ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। अब सीधी सी बात है, इलेक्शन लड़ लिए, क्वालिफिकेशन भी आ गई, टेन्योर भी हो गया, तो अब ओथ बचती है। तो ओथ किसके सामने ली जाती है? तो आपको ये बताना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके सामने प्रेसिडेंट हमेशा अपनी ओथ लेते हैं। और अगर मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनअवेलेबल हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनके सामने प्रेसिडेंट अपनी ओथ लेते हैं। तो ये ओथ वाला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 60। अब इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 61। वो आपको बताता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि एक तरीके से रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है। देखो, पहले तो ये समझो कि अगर वो खुद रिजाइन करना चाहे प्रेसिडेंट, तो ऐसे में वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम करने लगेंगे 6 मंथ्स तक। याद रखिए कि जब भी प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ्स तक। फिर उसके पहले आपको इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, नया प्रेसिडेंट लाना पड़ता है। तो ये तो खुद हटने वाली बात हो जाती है, रेजिग्नेशन वाली। लेकिन अगर इम्पीचमेंट हो, रिमूवल हो, तो वो कैसे होगा? तो देखो, इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि आप प्रेसिडेंट को हटा रहे हो, मामूली आदमी तो है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत सारा जोर लगाना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उनके खिलाफ कुछ चार्जेस लगते हैं। कैसे चार्जेस? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। कोई भी ऐसा चार्ज अगर उनके खिलाफ लगता है, तब ये प्रोसेस शुरू होती है। इस प्रोसेस में सबसे पहले जो चार्जेस हैं वो किसी एक हाउस के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं। कौन सा हाउस? कोई भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है। लेकिन अगर उसे प्रेजेंट करना है तो उससे पहले उस हाउस के जितने भी मेंबर हैं, उनमें से कम 25% लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने साइन किया हो इन चार्जेस के ऊपर, जो ये बात मानते हो कि ये चार्जेस बिल्कुल सही हैं, करेक्ट हैं और प्रेसिडेंट को हटाया जाना चाहिए। तो मान लो कि लोकसभा के अंदर चार्जेस को प्रेजेंट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, और 25% लोगों ने साइन भी कर दिए हैं। अब इसी बीच प्रेसिडेंट को 14 डेज का एक नोटिस भेज दिया जाएगा कि आपके खिलाफ चार्जेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब आप चाहें तो 14 डेज में रिजाइन कर दें, अपने साइट को प्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर हो जाएं। इसके बाद ये जो चार्जेस लगे हैं, ये पूरा हाउस जो है उसका इन्वेस्टिगेट करेगा, और जब उन्हें लगेगा कि ये चार्जेस सही हैं, तो उनके पास 2/3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए जो इस बिल को पास करे, इस मोशन को पास करे। और जब उस हाउस में ये जो मोशन है, ये बिल है, ये पास हो जाता है, तो ये अगले हाउस के पास जाता है। जैसे कि लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बिल को,
तो ये राज्यसभा के पास जाता है, वहाँ पे इसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और अगर मान लो कि वहाँ के लोगों को भी लगे कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाना चाहिए, तो उन्हें भी इसे 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ेगा दोबारा से। और जब ये पास हो जाता है तब उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। अब खुशी की बात यह है कि हमारे इंडिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट का जो मामला है नहीं लगा है और हमारा कोई भी प्रेसिडेंट इस तरीके से नहीं हटाया गया है। तो अब मैंने यहाँ पे एक तरफ तो डायग्राम बना दिया है जिससे आपको ये चीज़ याद रह जाएगी, और दूसरी स्लाइड के अंदर मैंने सारे पॉइंट्स को लिख दिया है। तो अब आपको करना ये है कि इस डायग्राम को भी बनाना है और इन सारे पॉइंट्स को अपने नोट्स के अंदर लिखना है। डायग्राम से आपको ये चीज़ आपके दिमाग में फीड हो जाएगी मेमोरी के अंदर, ठीक है। इसके बाद इस लिस्ट में आखिरी आर्टिकल 62 आता है, जो ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो वैकेंसी है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, उसको फिल करना है जल्दी से जल्दी। इसीलिए इससे पहले कि टेन्योर ख़त्म हो पुराने प्रेसिडेंट का, एक इलेक्शंस करवाए जाते हैं और उनकी कुर्सी भर दी जाती है। याद रखिए ये हमारे मेन फेस होते हैं, तो इनकी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इनको जल्द से जल्द फिल करना पड़ता है। तो ये आर्टिकल 62 हो जाता है। इसके बाद आता है आखिर में आर्टिकल 53, जिसके अंदर पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आपको लास्ट में बताऊंगा जिससे आपको याद हो जाए। तो देखो, कई तरीके की पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, एक एक करके हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट्स वगैरह आती हैं। सबसे पहले तो ये हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे मेन फेस होते हैं, तो इन्हीं के नेम से सारे वर्क्स होते हैं। दूसरा ये है कि ये सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी यही कराते हैं। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर का कोई इलेक्शन नहीं होता है, उनकी अपॉइंटमेंट होती है। मैं आपको बता दूं कि जिस भी पार्टी के जितने ज़्यादा एमपी जीतते हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे ही पीएम बनाया जाता है, या यूँ कहो कि उसी का अपॉइंटमेंट किया जाता है एज ए पीएम, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट होता है। जो बाकी के अदर मिनिस्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं। बाकी के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल और कॉम्प्ट्रोलर की अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं, अटॉर्नी जनरल की भी करते हैं, और जितनी भी कमिटीज़ बनी होती हैं हमारे देश में, उनकी जो चेयरमैन होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इनके हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर से पूछ के होती है। मतलब जो मेन पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। अब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक ने जिनको जितवाया है इलेक्शन के अंदर, उन्हीं के पास पावर होनी चाहिए, उन्हीं के मिनिस्टर्स के पास पावर होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होनी चाहिए। वरना अगर प्रेसिडेंट के पास भी पावर आ गई तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दो दो हो जाएंगे, तो टॉप पे दो पावर हाउस बन जाएंगे और इससे बड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी प्रेसिडेंट देखते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, दमन एंड दीव हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इन सब में प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर ही चलती है। इसके अलावा अगर किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से काम ना कर रहा हो, या फिर यूँ कह लो कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ठीक से काम ना कर रही हो, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो वहाँ पर भी जितने भी वर्क्स हैं वो सब प्रेसिडेंट के अंडर ही होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके बाद आती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या होता है कि समन यानी कि जो बैठक होती है, एक तरीके से जो लोग बैठते हैं आके और सारी मीटिंग्स होती हैं, वो करवाने का काम या फिर वो करवाने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रोरोग यानी कि जो आपकी बैठक है अगर उसको डिसकंटिन्यू करना है, जैसे कि एक सेशन बहुत लंबा हो सकता है, उस सेशंस में कई सारी बैठक हो सकती हैं, कई सारी मीटिंग्स हो सकती हैं, तो एक आध मीटिंग को अगर खत्म करना हो तो वो काम भी वो कर सकते हैं। और लोकसभा का पूरा सेशन जो है उसे भी वो एंड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो समझ लो तीनों तरीके की पावर्स जो है वो इनके पास होती हैं। आपको पता है कि लोकसभा के टोटल 3 सेशंस होते हैं, तो किसी भी सेशन को कभी भी डिसॉल्व करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। इसके अलावा वो राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। 12 मेंबर्स होते हैं, वो लिटरेचर से भी हो सकते हैं, आर्ट्स से भी हो सकते हैं, साइंस से भी हो सकते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं। अच्छा, 2020 से पहले क्या होता था कि लोकसभा में भी कुछ एक मेंबर्स थे जो कि हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके भेजते थे, लेकिन 2020 में उनसे नॉमिनेशन की ये पावर छीन ली गई थी। उन्हें ये कहा गया था कि सिर्फ आप राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कीजिए, लोकसभा के नहीं, क्योंकि लोकसभा में मेनली इलेक्टेड मेंबर्स आकर के बैठते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट के किसी भी सेशन को एड्रेस करने की पावर भी इन्हीं के पास होती है। जितने भी बिल्स होते हैं उनको पास करने की जो पावर है वो भी इन्हीं के पास होती है।
मतलब आखिर में जितने भी बिल्स होते हैं वो इन्हीं के पास साइन होने के लिए आते हैं, क्योंकि जितने भी वर्क्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही तो होते हैं। इसके अलावा कुछ एक इमरजेंसी ऑर्डिनेंस भी होते हैं जो पास करने पड़ते हैं, जिसके तहत हमको टेम्प्रेरी लॉज बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि इमरजेंसी लग गई, तो इमरजेंसी में कुछ एक लॉज की ज़रूरत पड़ जाती है जो एक्स्ट्रा होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें इमरजेंसी में पास किया जा सकता है। जो प्रेसिडेंट हैं वो इमरजेंसी में उसे पास कर सकते हैं, ये पावर भी उनके पास होती है। और वैसे तो स्टेट के लेवल पे गवर्नर काम करते हैं, जैसे कि हमारे सेंट्रल के लेवल पे प्रेसिडेंट है साइन करने के लिए, वैसे स्टेट के लेवल पे गवर्नर होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स के कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो गवर्नर के पास ना जाके सीधा प्रेसिडेंट के पास आते हैं, तो उनको पास करने की जो पावर है वो भी उन्हीं के पास होती है। और अगर मान लो कि कोई नया स्टेट फॉर्म करना हो, कि नए स्टेट की फॉर्मेशन होनी हो, तो उसके लिए भी यही साइन करते हैं, यही परमिशन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए तेलंगाना, आपको पता है आंध्र प्रदेश से निकला है, तो जब ये बना था तो इसके फॉर्मेशन की जो परमिशन है वो प्रेसिडेंट ने ही दी थी। इसके बाद आती है फाइनेंशियल पावर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो मनी बिल्स होते हैं उनको किसी हाउस में इंट्रोड्यूस भी करना है तो उससे पहले ही इनको प्रेसिडेंट के साइन लेने पड़ते हैं। याद रखिए, बाकी सारे बिल्स जो हैं वो सीधे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हाउसेस के अंदर, लेकिन जो मनी बिल होते हैं और फाइनेंस बिल होते हैं उनको बेसिकली पहले साइन करवाना पड़ता है इंट्रोड्यूस करने से पहले। अगर साइन होंगे तभी इंट्रोड्यूस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जो एनुअल बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको लाने से पहले भी इनकी परमिशन ली जानी चाहिए, मतलब इनके साइन वहाँ पर भी लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वो मान लो कि कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड या फिर वॉर हो जाता है, तो वो इमरजेंसी फंड से जो मनी है उसको विड्रॉ कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन होता है उसको अपॉइंट करने का काम भी यही करते हैं। तो याद रखिए कि जितने भी फाइनेंशियल पावर्स हैं वो सारे उनके हाथ में होते हैं। इसके बाद आती हैं जुडिशियल पावर्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट ये करते हैं। इसके अलावा वो किसी की पनिशमेंट को माफ़ करवा सकते हैं, जैसे कि किसी को फांसी देनी हो, किसी को डेथ सेंटेंस हुआ हो, तो ऐसे में उसको माफ़ी देने का काम भी ये कर सकते हैं, उनके पास ये भी पावर होती है। फिर आती हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। यहाँ पे वो अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हैं और जजमेंट करते हैं, मतलब कुछ एक फैसले होते हैं जो वो बिना किसी सेशन के ही ले लेते हैं। वहाँ वो लोकसभा और राज्यसभा से नहीं पूछते हैं, वो सीधे कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसे कि रूलिंग पार्टी जो है, जो कि इस वक्त रूल कर रही है, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है और नो कॉन्फिडेंस साबित भी हो जाता है, प्रूफ भी हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास ये पावर होती है। और जो मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो उनको भी हटा सकते हैं। ये फैसला वो अपनी पावर से ले सकते हैं। इसके बाद आती हैं कुछ एक इमरजेंसी पावर। जैसे कि कोई वॉर हो जाए तो वो नेशनल लेवल पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ये भी पावर्स उनके पास होती हैं। और आखिर में उनके पास होती है मिलिट्री पावर। हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, इनके जो तीनों हेड्स होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम भी ये करते हैं। और साथ ही इनके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। याद रखिए, तीनों फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर ये होते हैं, तो मिलिट्री पावर उनके हाथ में होती है। तो इस तरीके से आर्टिकल 53 उनकी पावर्स के बारे में आपको बताता है। आई होप आपने नोट्स बना लिए हो।